आज इस वीडियो में हम धरती की सबसे खतरनाक घटना के बारे में बात करेंगे जो शायद ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक स्थिति से हमें बचा सकता है अगर हम इसका सही तरीके से यूज़ कर पाएँ तो। जैसे कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ किया जाता है ना, ठीक वैसे ही वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए धरती क्यों गर्म हो रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा सूरज की ज़्यादा गर्मी को सोखा जा रहा है, ज़्यादा गर्मी धरती में रुक जा रही है, इसलिए धरती गर्म हो जा रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर हम सूरज की गर्मी को जितना चाहे उतना ही धरती पर आने और बाकी गर्मी को हम बाहर से ही वापस भेज दें। वीडियो में लास्ट तक बन रही है क्योंकि हमारे पास एक ही धरती है और इसे बचाना या फिर कम से कम इसे बचाने के उपायों को जानना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ना हम ग्रीन हाउस गैसों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए धरती में जितने भी वस्तुएं ना, जितने भी पदार्थ हैं, सबके गर्मी सोखने की ताकत अलग अलग होती है। जैसे कि पानी 100 डिग्री तक गर्मी सोख सकता है, उसके बाद में वो भाप बन के उड़ जाता है। पारा नॉर्मल टेम्परेचर में ही लिक्विड में रहता है, जबकि लोहे को 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद वो पिघलता है, मतलब 1000 डिग्री तक की गर्मी को लोहा सोख सकता है। ठीक ऐसी गैसों में भी होता है। गैसों में भी जो कि नॉर्मल गैसें हैं ना, वो गर्मी को कम सोखती है, जबकि कुछ कंपाउंड गैस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें ज़्यादा गर्मी को सोख सकती है। ये ज़्यादा गर्मी को सोखती है, धरती में ज़्यादा गर्मी को रोक लेती है और धरती गर्म हो जाता है। लेकिन ये बुरा नहीं है, ये धरती में जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी गर्मी से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, जीव जंतुओं को गर्मी मिलती है। धरती में थोड़ी गर्माहट है जिस कारण धरती में जीवन पॉसिबल हो पाया है। लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ी है ना, वैसे वैसे कंपनी, फैक्ट्रियाँ, गाड़ी, मोटर बढ़ते जा रहा है, जिससे कि कंपाउंड गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस जो गर्मी को सोखते हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जबकि नॉर्मल गैसों, बाकी गैसों की मात्रा कम होती जा रही है। इस कारण धरती ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसे आगे समझने से पहले हम सबसे पहले धरती के अलग अलग वायुमंडल के लेयर को समझ लेते हैं। धरती के वायुमंडल में मेनली 4 लेयर है। क्षोभ मंडल धरती के जमीन की सतह से लेकर के 12-15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जहां ग्रेविटी का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, यहां तक क्षोभ मंडल होता है। दूसरा है समताप मंडल, 12-15 किलोमीटर से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक के समताप मंडल होता है। 50-55 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक के मध्य मंडल होता है और उसके बाद में 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक के आयन मंडल होता है। हमारे वायुमंडल का अधिकतर हिस्सा ना क्षोभ मंडल तक ही सीमित होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल तक ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो वायु को कैप्चर करके रख सकती है और अधिकतर गर्म करने वाले सारे गैस इसी लेयर में होते हैं। अब आते हैं हम पॉइंट पे। 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनातुबो में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जो पिछली सदी का दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट था। ये इतना बड़ा विस्फोट था कि इसके ज्वालामुखी के राख के कण उठ करके क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल तक फैल गए। जिस कारण धरती के बहुत बड़े हिस्से में ना एरोसॉल्स के कण, जिसमें खास करके जल वाष्प के कण, धूल, धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड और ज्वालामुखी की राख की एक पूरी परत होती है। इन एरोसॉल्स के कण ने धरती के चारों तरफ एक छाता सा बना दिया, जिस कारण सूरज की किरण धरती के ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। सूरज की गर्मी धरती तक आ ही नहीं पाई, जिस कारण धरती का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा और इस कारण अब पूरे धरती का तापमान 1-2 साल में ही लगभग 1 डिग्री तक गिर गया। और वैज्ञानिकों को ना इसमें एक उम्मीद दिखी। अब वैज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम इस घटना को दोहरा सकते हैं। लेकिन कैसे? एक तकनीक का यूज करके, भू इंजीनियरिंग तकनीक। लेकिन क्या है ये तकनीक? देखिए वैज्ञानिकों का मानना है कि क्यों ना हम ऐसे ही एरोसॉल्स के कण धरती में बना करके क्षोभ मंडल के ऊपर एक पूरा छाता सा चारों तरफ फैला दें, जिससे कि सूरज की आने वाली किरणों को हम ऊपर से ही रिफ्लेक्ट कर दें। जितनी गर्मी हमें चाहिए धरती में सिर्फ उतनी गर्मी आने दें, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएं और धरती का टेम्परेचर कम रख पाएं। कई देश के पॉलिटिशियन और वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ये शायद एक अच्छा रास्ता हो सकता है। लेकिन कई और देश है जिनके पॉलिटिशियंस या बड़े बिजनेसमैन इस बात को बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि किसी टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ उसके बहुत सारे रिस्क भी आते हैं। होता है ना हमारे साथ भी ऐसा, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे वैज्ञानिक आते हैं जो हमारे भविष्य को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए कई नई खोज करते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस या फिर बड़े बिजनेसमैन उसको अपने यूज के लिए या फिर लोगों पर कंट्रोल करने के लिए उसका उपयोग पूरा उल्टा कर देते हैं। जैसे कि आइंस्टीन आए, ओपेनहाइमर आए, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा की खोज की ताकि हमारे भविष्य की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सके, हम अच्छे से एक जिंदगी जी पाएं। लेकिन हुआ क्या? बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बाकी बड़े बिजनेसमैन जो दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्होंने उसका परमाणु बम बना करके नागासाकी गिरा दिया, हजारों लाखों लोगों की जान ले ली। लेकिन मेरे हिसाब से ना इसमें टेक्नोलॉजी की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है उन बुरे लोगों की या उन गलत सोच वाले लोगों की जो उसका गलत उपयोग करने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। फिलहाल एक बात है जिसमें सभी के सब राजी हैं कि हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से ये बचने के लिए प्रभावशाली हो सकता है,
चलिए अब जानते हैं इसके फायदों को और साथ ही साथ इसको लागू करने में आने वाली परेशानियों को। फायदा कहूँ ना तो सिर्फ एक ही है कि हम धरती को ठंडा रख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से खुद को बचा सकते हैं। परेशानियां कहूँ इसको लागू करने में ना तो बहुत सारी। पहली परेशानी देखिए, इतने बड़े तकनीक को लागू करने के लिए, धरती को ठंडा रखने के लिए, इस कॉम्प्लिकेटेड जलवायु को पूरी तरीके से इफेक्ट करने के लिए ना बहुत सारा पैसा चाहिए और सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। यहाँ तो सभी देशों को एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत नहीं। These striking images of Chinese warships off the coast of Taiwan this month. Multiple airstrikes by Israeli forces on the Al-Mawasi Rafah. Russia struck cities across Ukraine with a missile barrage that killed 31 people and heavily damaged. दूसरी बड़ी परेशानी देखिए, वैज्ञानिकों के हिसाब से ना हमारा वायुमंडल वैसी बहुत बुरी स्थिति में, यहाँ ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वैसी बहुत बड़ी मात्रा में और रोज रोज बढ़ रहे। तो अगर हम एरोसॉल्स के कण को ऊपर फैला दें तो सूरज की किरण अंदर नहीं आ पाएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैस ज्यादा गर्मी को सोख नहीं पाएंगे। इससे अंदर से हमें ठंडा लगेगा, लेकिन किसी दिन अगर गलती से एरोसॉल्स के कण अगर हटने लगे तो सूरज की किरण जमीन पर आ जाएगी और अचानक से गर्मी बढ़ जाएगी। ये ऐसा होगा कि मानिए 25 दिसंबर के दूसरे दिन 15 जून का डेट आ गया और ये स्थिति हर एक जीव के लिए बहुत खतरनाक होगी। तीसरी परेशानी देखिए, पूरा धरती का जो जलवायु है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब किसी एक जगह पर अगर कोई इफेक्ट होता है तो उसका प्रभाव दूसरे जगह भी पड़ेगा। तो इतने बड़े पैमाने पर धरती के एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज करना, कोई नए कणों को जोड़ना शायद हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, धरती की जलवायु में अनबैलेंस हो जाए और इस कारण हमें बुरे मौसमों का सामना करना पड़े, कहीं तूफान, कहीं बाढ़, कहीं ठंडी तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी। रत्नागिरी में जबरदस्त बारिश की वजह से एक पहाड़ी खिसकने का वीडियो आया जो कि काफी तेजी से वायरल हो गया है। ये In the snow, the storm blanketing Big Bear with nearly a foot of it, and that's good for the people that are hitting the slopes, but bad for me. इससे पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। चौथी परेशानी, अगर हम पेड़ पौधे उगाकर या फिर किसी भी वैज्ञानिक तरीके से ग्रीन हाउस गैसों को कम कर पाए तब तो ठीक, नहीं तो हमको इस एरोसॉल्स की लेयर को हमेशा के लिए बना करके रखना पड़ेगा, वो भी समताप मंडल में जहाँ की ग्रेविटी कम है। इस कारण एरोसॉल्स के लेयर को वहाँ हमेशा के लिए बना के रखना बहुत मुश्किल काम है और सभी देशों के लिए मिला जुला काम है। अगर बीच में किसी कारण से ये लेयर हटे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पहली प्रॉब्लम। या दूसरा, अगर कोई देश का इस पर कब्जा हो और वो अगर किसी देश के साथ दुश्मनी दिखाना चाहे, लड़ाई झगड़ा करना चाहे, तो बिना लड़ाई के भी वो किसी देश को खत्म कर सकता है। अगर वो एरोसॉल के लेयर को उसके एटमॉस्फेयर से हटा दे तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ेगा और सारी जनता वैसे ही मर जाए। और शायद इन्हीं सब समस्याओं के कारण स्वीडन में 2021 में भू इंजीनियरिंग टेक्निक से जुड़ी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को साफ मना कर दिया गया। साथ ही जनवरी 2022 में 400 भूवैज्ञानिकों ने इसके गैर उपयोग के पत्र पर सिग्नेचर किया कि हम इस पर काम नहीं करेंगे। और ऐसे ही कई और विरोधों के कारण भू इंजीनियरिंग टेक्निक आज सिर्फ लैब तक सीमित है। अभी एक रिपोर्ट में यह पता चला कि ग्लोबल टेम्परेचर में अनबैलेंस के कारण लगभग ग्लोबल मृत्यु दर 10% तक बढ़ गई और इसीलिए कई देश के बड़े वैज्ञानिक या हुआ उस देश के पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि इसके जो नुकसान है उसको कम करने का, साथ ही इसको अच्छे तरीके से लागू करने के लिए अच्छी टेक्निक का यूज किया जाए, इस पर काम किया जाना जरूरी है। और इसीलिए फरवरी 2023 में कीट में हुए सम्मेलन में 110 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसके समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए। हालांकि वो उसके नेचर पर डायरेक्ट यूज करने के खिलाफ थे, लेकिन हाँ, इस पर अच्छी जानकारी चाहिए और इस पर रिसर्च होना चाहिए, इसके समर्थन में खड़े हुए। मतलब कई देश के वैज्ञानिक और पॉलिटिशियन अब ये मानते हैं कि इस पर खोज होना बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर में हम कोई सही डिसीजन ले पाएं, क्योंकि हम सबको पता है कि इसका एक ऑप्शन अवेलेबल है। हम जानते हैं कि अगर एरोसॉल के लेयर को ऊपर बिछा दिया जाए तो धरती को ठंडा किया जा सकता है। तो अगर फ्यूचर में कोई बुरी स्थिति आई, बहुत खराब स्थिति हो गई, तब हम इसका यूज करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर हम आज खोज रखते हैं तो पक्का 20-30 साल बाद हमें इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा ताकि हम अच्छे तरीके से इसे लागू कर पाएंगे और हम खुद को फ्यूचर में बचा पाएंगे। अभी पूरी दुनिया में मैक्सिको सिर्फ एक ऐसा देश है जो इस पर अभी प्रतिबंध लगाया हुआ, जबकि अमेरिका और बड़ी बड़े देश इस पर बहुत बड़े पैमाने पर शोध कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च करके नए रिजल्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आप शेयर मार्केट में भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारा एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स में भी फॉलो कर सकते हैं। चाहते हैं मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।